बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम इन अप्लाइड केमिस्ट्री में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है वो क्या होती है और इसको कौन सा लॉ जो है वो गवर्न करता है। सबसे पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन उस वक्त अप्लाई करते हैं जब हमने एक्वस मीडियम में से यानी कि वाटर में से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग करना होता है। तो हम क्या करते हैं, हम कोई ऐसा सॉल्वेंट उसका इंतखाब करते हैं जो वाटर में इंसॉल्युबल हो लेकिन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने अंदर अच्छी तरह हल कर लें। तो हम क्या करते हैं कि उस सेकंड सॉल्वेंट को यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम सेपरेटरी फनल में डाल के वाटर के सॉल्यूशन में जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने अलग करना है उसमें शेक करते हैं। ये सेपरेटरी फनल है हमारे पास। फ़र्ज़ किया कि ये एक्वस फेज़ है, ये वाला जो आपको रेड नज़र आ रहा है। एक्वस फेज़ में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने अलग करना है वाटर में से। हम क्या करेंगे, हम सेपरेटरी फनल लेंगे, उसके अंदर कोई ऐसा सॉल्वेंट डालेंगे, मसलन कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, जिसकी सॉल्युबिलिटी जो है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए मैक्सिमम हो लेकिन वो ख़ुद वाटर में या उस सॉल्यूशन के अंदर हल ना हो। हम सेपरेटरी फनल में डाल के उसको शेक करेंगे। शेक करने के बाद कुछ टाइम के लिए उसको रख देंगे। 2 लेयर्स बन जाएंगे क्योंकि वो दोनों सॉल्वेंट्स आपस में इमिसिबल हैं, आपस में हल नहीं होते, इसलिए उनकी 2 लेयर्स बन जाएंगी लेकिन सेकंड लेयर में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि सेकंड लेयर को अलग करके उसको एवेपोरेट करेंगे और अपने रिक्वायर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेकंड सॉल्वेंट में से अलग कर लेंगे। तो ये वाला जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, इट इज़ सेड टू बी अ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, कि एक्वस सॉल्यूशन में सेकंड सॉल्वेंट डाल के ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग करने का जो प्रोसेस है, इट इज़ सेड टू बी अ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि इट इज़ अ टेक्निक, ये ऐसी टेक्निक है फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ अ सब्सटेंसेस बाय सिलेक्टिव ट्रांसफ़र बिटवीन 2 इमिसिबल लिक्विड फेजेस, कि इसमें हम सिलेक्टिविटी जो है उसका ख्याल रखते हैं बिटवीन 2 इमिसिबल लिक्विड्स की, कि कौन सा लिक्विड जो है वो बेस्ट होगा उस सब्सटेंस को, उस सॉल्यूट को एक्वस मीडियम में से अलग करने के लिए। द पर्पस ऑफ एन एक्सट्रैक्शन टेक्निक इज़ फिजिकली टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर by exploiting a differences in their relative solubilities in 2 immiscible liquids। हम सिलेक्ट करते हैं सेकंड सॉल्वेंट को उसकी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस की बुनियाद पे, ताकि जो एक्वस मीडियम में ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके लिए वो अट्रैक्टिव फोर्सेस यानी कि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा ऑफ़र करके उसको जो है वो अलग कर ले। सब्सटेंसेस रीच ऑन इक्विलिब्रियम थ्रू इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 फेसेस। जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपस में इन कॉन्टैक्ट करते हैं। ख़ुद तो वो एक दूसरे में हल नहीं हो रहे, लेकिन अब वहाँ पे मुकाबला होगा कि जिस सॉल्वेंट की उस सॉल्यूट के लिए मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो उसको जो है वो अलग कर लेगा। ठीक हो गया। और उसके बाद जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है ये क्या करती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करती है। अभी मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये क्या होता है।
अच्छा देखिए, जब भी हम दो अपोजिट नेचर के लिक्विड्स लेंगे, अपोजिट नेचर से मुराद होगा कि एक हमारा लिक्विड हो अगर पोलर और दूसरा क्या हो, नॉन पोलर। इसकी एग्जांपल में हम लेते हैं जी, एक हमारे पास हो गया जी, ये फ़र्ज़ किया ईथर हो गया, ठीक है जी, ये ईथर हो गया, और उसके बाद जी सेकंड सॉल्वेंट हमारे पास जो है वो क्या हो गया, वाटर हो गया। यानी कि अगर हम वाटर और ईथर को जो है वो इक्वल वॉल्यूम लेके इनको मिक्स करने की कोशिश करें तो ये दोनों लिक्विड्स दो लेयर्स बना देंगे। इमिसिबल हैं, इमिसिबल लिक्विड जो हैं वो क्या करते होते हैं, वो लेयर्स की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। दोनों को मिक्स किया, दो लेयर्स बन जाएंगे, एक अपर लेयर और एक लोअर लेयर। अपर उसकी बनेगी जिसकी डेंसिटी कम होगी, और लोअर उसकी बनेगी जिसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। अच्छा, हमारे पास दो इमिसिबल लिक्विड्स थे, इनको जब मिक्स करेंगे तो हमारे पास दो लेयर्स बन जाएंगे। अच्छा, अगर हम इसके अंदर कोई सॉल्यूट ऐड करने की कोशिश करें, हमने ऐसा किया कि इसके अंदर कोई सॉल्यूट ऐड करना है और वो हमने ले लिया 10 ग्राम, ठीक है। जब इसमें ऐड करेंगे तो वो सॉल्यूट क्या होगा, इन दोनों लेयर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि अगर हमने वो 10 ग्राम लिया है तो 5 ग्राम जो है वो अपर लेयर में डिज़ोल्व हो जाएगा और 5 ग्राम जो है वो लोअर लेयर में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की डेफिनेशन क्या होगी कि व्हेन अ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन टू नॉन मिसिबल फेजेस, यानी कि एक आपके पास ईथर था, एक आपके पास वाटर था, ये क्या हो गए, नॉन मिसिबल फेजेस हो गए। इसमें अगर सॉल्यूट को हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें आफ्टर अटेनिंग का इक्विलिब्रियम, द सॉल्यूट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन टू लिक्विड्स, टू फेसेस इन अ कांस्टेंट रेशो। कि अगर हम दो इमिसिबल लिक्विड्स में कोई सॉल्यूट जो है, कोई सब्सटेंस ऐड करना चाहें तो क्या होगा कि वो सॉल्यूट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों इमिसिबल लिक्विड्स में, और ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, प्रोवाइडेड फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्यूट रिमेन्स द सेम। कि जो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सॉल्यूट, वो दोनों फेजेस में उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट जो है वो चेंज ना हो, ये कंडीशन हो गई है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या हो गया कि अगर हमारे पास दो इमिसिबल लिक्विड्स हों, हम कोई सॉल्यूट उसमें ऐड करना चाहें तो दैट सॉल्यूट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली इन बोथ द लिक्विड्स इन अ कांस्टेंट रेशो। कि वो हमारा जो सॉल्यूट होगा वो दोनों लिक्विड्स में कांस्टेंट रेशो के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, आगे होता है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। कि यहाँ पे देखो हमारे पास दो फेज़ हैं, एक वाटर वाला और एक जो है वो ईथर वाला। ईथर वाले को हम कहेंगे ऑर्गेनिक फेज़ और वाटर को हम कहेंगे एक्वस फेज़, ठीक है। अब हमारा सॉल्यूट दोनों फेज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ऑर्गेनिक फेज़ में भी और एक्वस फेज़ में भी। तो अब इनके दरमियान जो रेशो है, द रेशो बिटवीन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज़ एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन एक्वस फेज़ इज सेड टू बी अ डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, या इसको सिंपली हम डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट भी कहेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या हो गया कि इट इज़ द रेशो बिटवीन द solubility of a solute in organic phase and the solubility of the solute in aqueous phase। जो in aqueous phase इसको C2 से रिप्रेजेंट करेंगे और in solvent phase in organic phase इसको C1 से रिप्रेजेंट जो है वो करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने पढ़ा है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर हम टेम्परेचर की वेरिएशन करते हैं तो दोनों लिक्विड्स में, दोनों सॉल्वेंट्स में जो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है वो अनइक्वल हो जाएगी, वो सेम नहीं रहेगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए तो हमारे सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना ज़रूरी होता है। एंड इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। अगर सोल्यूशन हमारा बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो
तो उस वक़्त भी जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है कि वो एप्लीकेबल नहीं रहता। और उसके बाद अगर हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन मोर द डेविएशन विल बी, कि जितनी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जाएंगे, उसका वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, तो सॉल्यूशन की डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से जो डेविएशन है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। और उसके बाद चौथी लिमिटेशन ये है कि हमने अभी पढ़ा कि सॉल्यूट जो है वो दो डिफरेंट सॉल्वेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन उसकी जो मॉलिक्यूलर स्टेट है सॉल्यूट की इट शुड रिमेन्स कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट रहेगी मॉलिक्यूलर स्टेट उसकी, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को जो है वो फॉलो करेगा। अगर उसने अपनी जो है वो मॉलिक्यूलर स्टेट जो है वो चेंज कर ली, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि वो जो सॉल्यूट होता है वो एसोसिएट हो जाए सॉल्वेंट के साथ, एसोसिएशन उसकी हो जाए सॉल्वेंट के साथ। जब सॉल्वेंट के साथ उसकी एसोसिएशन होगी तो हमारा जो रेट कांस्टेंट की ये वाली इक्वेशन थी वो क्या बन जाएगी, C2/N × C2। ठीक हो गया। अब N जो है वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं विच आर एसोसिएटेड विद दी सॉल्वेंट। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉफिशेंट है उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, C2/C2 का स्क्वायर रूट इंटू N। N जो है वो क्या है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर एसोसिएटेड विद द सॉल्वेंट। और अगर हमारा सॉल्यूट हो जाता है डिसोसिएट का मतलब होता है कि वो अपने कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, उस वक़्त ये रेट कांस्टेंट की जो इक्वेशन है ये बन जाएगी C1/C2 × 1 - x। ये x यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो दीज आर दी लिमिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो आज के हमारे टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट में जो है वो अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।